तो हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे वन शॉट चैप्टर 3 का क्लास 10th का, जिसमें धातु और अधातु पढ़ना है, जो कि इंग्लिश में इसको मेटल एंड नॉन मेटल बोलते हैं। तो आप लोग क्लास 9वीं में आप लोग कई तत्वों के बारे में पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि कई प्रकार के तत्व उनके गुण धर्मों के आधार पर धातु और अधातु को उसका क्लासीफाई किया जाता है। तो आपने दैनिक जीवन में भी धातु एवं अधातु का उपयोग विचार कीजिए। जैसे कि धातु के उपयोग लोहा घर में उपयोग आता है बनाने में, भवन जो भी हो, पुल में भी लोहा का भी पुल होता है, जिस चाहे उसमें उसका सरिया डलाता है जब पिलर खड़ा किया जाता है। तो एंड गाड़ियों में तो अब इसीलिए होते करता है। और बहुत सारे ऐसा होता है चीज़ होता है जिसका में लोहा का यूज होता है। एल्युमिनियम बर्तन बनता है और हवाई जहाज में यूज आता है। तार जो अपना वायर बनता है, और तांबा भी बिजली के तार एंड बर्तन सिक्के आदि से तांबा बनता है, जैसे कि सोना चांदी और गहने जिस सिक्के व सजावटी वस्तुओं में भी क्या होता है, धातु का उपयोग होता है। और देखो अब अधातु के उपयोग देख लेते हैं। जैसे कि अपना ये अधातु ऑक्सीजन होता है, श्वसन एवं अस्पतालों में होता है उसका, एंड नाइट्रोजन जो खाद बनाने में होता है, एंड कार्बन जो कि ईंधन एंड तथा पेंसिल में होता है। जो अभी ये पेंसिल लिया है इसमें किस चीज़ से बना है, कार्बन से बना। एंड देखो सल्फर दवाई पटाखों व रसायन उपयोग में किया जाता है। जो अपना दवाई बनता है उसमें भी सल्फर का उपयोग होता है। और पटाखे जो हम लोग दिवाली में छोड़ते हैं, बहुत सारे रसायन उद्योगों में इसका भी यूज होता है, केमिस्ट्री लैब में। और देखो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में धातु एवं अधातु दोनों का विशेष महत्व है। क्या है, विशेष महत्व है। अब आगे चलो देख लेते हैं। तो हाँ बच्चों देखो, अब जानेंगे तत्व क्या होता है। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। इनको 3 रूप में बांटा गया है। पहला होगा धातु, अधातु एंड उपधातु। समझे? तो इसी के बारे में पढ़ना है। मेटल जिसको इंग्लिश में बोलेंगे, और इसको बोल देंगे नॉन मेटल, और इसको मेटलॉइड्स बोलेंगे। हम देखो नोट में क्या लिखा है कि आवर्त सारणी आप लोग पढ़ोगे। आवर्त सारणी में अभी तक कुल इतना 118 तत्व उपस्थित है। जैसे कि धातु इसमें है 93 एंड अधातु है अपना ये 18 और उपधातु है 7। तो ये आवर्त सारणी आप लोग पढ़ोगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, जो कि अभी पढ़ोगे अच्छे से। डिटेल में आप लोग 11th क्लास में पढ़ोगे, बट अभी आप लोग उसका कुछ ओवरव्यू करेंगे इस चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। तो आगे जो कुछ देखो देखते हैं कि यहाँ पर अब धातु को हम लोग जान लेते हैं धातु क्या है। जैसे कि यहाँ पर इसका बोले ना, धातु अधातु एंड उपधातु, तीनों को एक एक करके जान लेते हैं। तो देखो जैसे कि धातु जो अपना मेटल है उसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। धातु वे तत्व होते हैं जो कठोर और चमकीली, अघातवर्धनीय, तन्यता, ताप और विद्युत की सुचालक होती है। तो देखो चमकीली मतलब समझते हो, जो चमकता है। जैसे कि अभी देखो मेरा यहाँ चमक रहा है लाइट से, तो ये चमकीली हुआ। और ये अघातवर्धनीय, इसके बारे में भी हम लोग अभी जानेंगे, जो कि मतलब उसको पीट कर यानी जैसे कोई ठोस पदार्थ है उसको पीट कर हम लोग चादर जैसा बना देते हैं। जैसे कि ये पेज है ना, पेज के जैसा मतलब पतला एकदम पीट कर देंगे चादर जैसा, उसी को बोलते हैं अघातवर्धनीय। तो इसको आगे जानेंगे इसको। और उसके बाद देखो ये तन्यता क्या होता है। जैसे कि ये भी वैसा ही जस्ट, तो ये क्या चादर के रूप में बन जाता है, बट ये क्या वायर के रूप में बनता है। ये भी ठोस पदार्थ को हम लोग पीट कर क्या हो जाएगा, पतला सा तार के रूप में बना देते हैं। और ताप तो पता ही है, जो कि अपना टेम्परेचर है। और विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत के सुचालक मतलब विद्युत इसमें से प्रभावित हो सकता है, तो उसको हम लोग धातु बोलते हैं। तो धातु वे तत्व होती है जो कठोर और चमकीली, अघातवर्धनीय, तन्यता तथा
विद्युत सुचालक होती है। जैसे कि लोहा हुआ, लोहा में अपना विद्युत आता है, मतलब कि करंट आता है कि नहीं, हाँ इसमें से पास हो सकता है। कॉपर से भी होता है। सोना तो सबसे अच्छा है, उसका बहुत अच्छा है, इसमें बहुत हाई विद्युत प्रभावित होता है। और आदि है, बहुत सारे हैं, जानेंगे धीरे धीरे करके। अब देखो, अब देख लेते हैं हम लोग नॉन मेटल क्या होता है। तो जो उसका उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा देखो, जैसे कि अधातु वे तत्व हैं जो कठोर होता है। क्या होता है? कठोर, चमकीली, अघातवर्णीय, तन्यता, ताप और विद्युत की सुचालक के गुण इसमें नहीं होंगे। उसमें होते थे ना, इसमें नहीं होंगे। अपोजिट हो गया, क्या हो गया? धातु के अपोजिट अधातु, यानी मेटल के यहाँ नॉन लग गया है तो नॉट, मतलब नहीं पाए जाते हैं। जो उसमें गुण इसमें पाया जाता था, गुण धर्म उसका, वो इसमें नहीं पाया जाता है। उसी को क्या बोलते हैं? अधातु बोलते हैं। चलो तो आगे देख लेते हैं। तो देखो, अधातु के उदाहरण में इसका क्या हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। इसमें भी होता है ऑक्सीजन, O2 हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। ये सब अधातु होगा अपना। अब देखो, तीसरा का हम लोग जो था कि एक धातु था, अधातु था, और तीसरा का जो था उपधातु था। तो उसके बारे में जानते हैं। उपधातु क्या है? इसको इंग्लिश में मेटलॉइड्स बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि उपधातु वे तत्व होती है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। ये बीच का हो गया। जैसे कि एक होता है ना कि एक पुरुष होता है, एक स्त्री होता है। एक होता है कि जो ना पुरुष होता है ना स्त्री होता है, आधा वो पुरुष होता है, आधा स्त्री होता है। लाइक अभी हम लोग किन्नर बोलते हैं, तो वैसा ही ये है ना। ये मेटल ही होता है और ना ही नॉन मेटल होता है, इसलिए इसको मेटलॉइड्स में रखे हैं। ये ना धातु होता है ना अधातु होता है। और इसमें कौन कौन सा उदाहरण इसका जान लेते हैं। जैसे कि ब्रोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये आदि होता है। और ये जो अपना पीरियडिक टेबल है, यानी आवर्त सारणी है, उसमें बीच में पाया जाता है। जब आवर्त सारणी पढ़ेंगे तो उस टाइम देख लेंगे कि कहाँ इसका आवर्त सारणी में लोकेशन होता है। तो देखो, अब आगे देखते हैं धातु और अधातु के भौतिक गुण। भौतिक मतलब फिजिकल, इंग्लिश में इसको फिजिकल प्रॉपर्टी, इसको गुण को बोलेंगे। तो अब देख लेते हैं ये क्या होता है धातु और अधातु। तो देखो, चमक, शाइनिंग। चमक मतलब क्या होता है? शाइनिंग, चमकता है, शाइन कर रहा है, उसी को बोलते हैं। सभी धातुएं चमकदार होती है जो पॉलिश करने पर और ज़्यादा चमकीली हो जाती है। पॉलिश मतलब उसको अच्छा से रगड़ेंगे तो और क्या होता है? चमकदार होता है। किंतु अधिकतर अधातु क्या होता है? चमकहीन होता है। जैसे कि अपना ये क्या होते हैं, बोलते हैं कि ये कार्बन है, कार्बन का है ना, ये जो अपना ये कार्बन मतलब पेंसिल में जो होता है कार्बन से ही बना होता है। तो ये देखो, कितना भी कुछ कर लेंगे चमक नहीं रहा है। लेकिन यहीं पर मेटल ला दूंगा तो जैसे कि देखो, ये पेन का जो पेन का ये नोक है, देखो ये चमकने लगे। तो ये मेटल से बना हुआ है, इसलिए चमका। और देखो, ये तो समझ गए, ये चमकदार होता है, ये चमकहीन होता है। किंतु कुछ अधातु चमकदार भी होती है, लेकिन कुछ हो जाता है चमकदार। तो ये मतलब जैसे कि आयोडीन और ब्रोमीन, ये क्या है? अधातु है। ये अधातु है, लेकिन ये चमकता भी है। जैसे कि आयोडीन मतलब नमक को लोगे तो चमकता भी है थोड़ा बहुत, और ये ब्रोमीन भी। तो ये हुआ चमक अधातु और अधातु में जो अपना उसका शाइनिंग गुणधर्म वो हुआ। अब आगे देखो, ये विद्युत चालकता। अब विद्युत चालकता दोनों में देखते हैं कि किसमें ज़्यादा होता है, किसमें नहीं होता है। तो ये भी एक क्या हुआ? गुण हुआ। तो सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होते हैं। अभी हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कि अच्छा धातु जो होता है अच्छा सुचालक होता है, और अधातु होता है वो क्या होता है? कुचालक होता है। कुचालक मतलब बहुत कम या नहीं की मात्रा में ये वो करता है ना। कुचालक मतलब कि ये नहीं करता है, जस्ट अपोजिट। किंतु एक अधातु ग्रेफाइट,
भी होती है जो कि सुचालक करती है। तो ये एक्सेप्शन है, जो आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो एक्सेप्शन आप लोगों को बहुत मिलेगा। ये ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, ये मतलब कि कुचालक नहीं है पर ये अधातु है, समझे। इसमें से अपना विद्युत प्रभावित हो सकता है। तो चलो अब आगे देख लेते हैं। अब देखो ऊष्मा की चालकता देखते हैं, हीट कंडक्टिविटी। तो सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है। जो धातु होता है ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। अधिकतर अधातु ऊष्मा की कुचालक होती है। जो अधातु होता है ना, जैसे कि अभी हम लोग ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, ग्रेफाइट में इसमें पाया जाता है। तो वो क्या होता है, कार्बन मान लो कार्बन, तो क्या होता है कि हीट को वो कुचालक होता है। कुचालक मतलब कि हीट उसमें नहीं उतना अच्छा से वो कर पाता है। किंतु अधातु ग्रेफाइट, देखो जैसे ग्रेफाइट भी आ गया, भी ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा का सुचालक हो गया ग्रेफाइट। लेकिन वहीं कार्बन क्या होता है कि कुछ ऐसा धातु होता है जो कि सुचालक हो जाता है, जैसे कि ग्रेफाइट है अपना। तो ये एक्सेप्शन हो गया, एक्सेप्शन। तो इसको ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पर तन्यता, इसको क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी, तन्यता। तो अभी हम पीछे बताए हैं आप लोगों को इसके बारे में, लेकिन फिर से देख लेते हैं। सभी धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। किसी ठोस, ये बताया ना कि ठोस पदार्थ की तनाव डालने पर यानी पीटने पर या फिर दबाने पर वो खींचकर आकार चेंज कर लेता है और तार बताए थे ना पीछे, तार के रूप में बदल जाता है। तो परंतु अधातु भंगुर होता है। भंगुर मतलब कि जैसे कि कोई ढेला ले लिए, चाहे कोई जैसे ईंट ले लो, ईंट को पीटोगे तो टूट जाएगा ना, तो वहीं भंगुर उसको बोलते हैं। भंगुर होता है और आसानी से टूट जाता है। अतः अधातु में यह गुण नहीं पाया जाता है। ये जो डक्टिलिटी जो होता है, तन्यता, ये केवल धातु में पाया जाता है, अधातु में नहीं पाया जाता है अपना ये। अब देखो ये अघात, ये धा नहीं होगा, अघार्तवर्धनीयता मतलब मैलिएबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, और इसका मतलब भी पीछे हम बता दिए थे कि सभी धातु में अघार्तवर्धनीयता गुण पाया जाता है किसी ठोस। और ये क्या होता है, अघार्तवर्धनीयता क्या होता है कि ठोस पदार्थ को पीटकर चादर के रूप में बदला जाता है, उसी को बोलते हैं ये अघार्तवर्धनीयता। परंतु अधातु जो होता है अपना भंगुर होता है। अभी पीछे इसमें भी देखे हैं कि भंगुर होता है। तो भंगुर होने के कारण ये क्या होगा कि इसमें इसको ये टूट जाएगा सो डैट ये अपना गुणधर्म, इसका ये गुणधर्म नहीं है, गुण नहीं है इसका अधातु का, और धातु का गुण है ये। तो ये हम लोग इसमें देख लिए। चलो आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं गलनांक और क्वथनांक। इसका इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग और बॉयलिंग। इसको देख लेते हैं। मेल्टिंग मतलब कि मेल्ट हो जाता है, जैसे कि कोई चीज़ को गर्म करते हैं, मान लो कोई प्लास्टिक को गर्म करते हैं तो मेल्ट होने लगता है, होता है ना। और बॉयलिंग मतलब कि पानी को गर्म करते हैं तो बॉयल होने लगता है, तो उसी को बॉयलिंग बोलते हैं। सभी धातु के गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। उच्च मतलब हाई, जैसे कि पारा को छोड़कर, इसमें पारा भी होता है क्या, धातु होता है पर उसको छोड़कर। परंतु अधातु का गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है। निम्न मतलब लो। किंतु कुछ अधातु जैसे कि कार्बन, ब्रोंज, ग्रेफाइट का ऊष्मा गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। तो इसको आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। कुछ एक्सेप्शन इसमें आ जा रहा है, तो उसको आप लोगों को विशेषकर करके ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहीं एग्जाम में पूछता है। अब देखो ये घनत्व है, घनत्व मतलब डेंसिटी। तो डेंसिटी किस में क्या होता है क्या नहीं होता है देख लेते हैं। सभी धातु का घनत्व अधिक होता है, धातु का घनत्व अधिक होता है, जैसे कि लिथियम हुआ, सोडियम हुआ, ये धातु हुआ, इसका घनत्व अधिक होगा पोटेशियम को छोड़कर। ये सब धातु हुआ, तो इसका क्या होगा, ये तीन धातु आप लोगों को याद रखना है। इसको छोड़कर बाकी जितना धातु है उसका घनत्व ज़्यादा होता है, लेकिन उसमें से लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ना पड़ेगा। तो ये अपना एक्सेप्शन हो गया। तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को।
अब आगे देख लेते हैं। परंतु अधातु का घनत्व निम्न होता है, समझे, इसका निम्न होता है, उसका ज़्यादा होता है, लेकिन 3 गो एलिमेंट को छोड़ के, और इसमें सब निम्न होता है, किंतु आयोडीन और नमक अधातु का घनत्व उच्च होता है। ये भी, इसमें भी एक्सेप्शन है। आयोडीन, नमक, ये दो याद रखना पड़ेगा आपको, इसका उच्च होता है, बाकी सब अधातु का निम्न होता है। तो आगे देख लेते हैं। ध्वनि उत्पाद मतलब कि सोनोरिटी, ध्वनि उत्पाद सभी धातुओं में आघात करने पर धाविक ध्वनि उत्पन्न होती है। मतलब उसमें क्या होगा, उसको इसे पीटोगे तो उसमें क्या होगा कि उसमें से ध्वनि उत्पन्न होगी। तो उसी को बोल रहा है। धातु को कोई बजा कर देखोगे, जैसे कि कोई लोहा को बजाएंगे तो उसमें से धातु और थोड़ा सा उसमें से ध्वनि उत्पन्न होगा। परंतु कि अधातु में क्या होगा कि आघात के बाद, आघात मतलब उसको पीटे चाहे कुछ किए, तो क्या होगा कि उसमें से बहुत या तो कम ध्वनि सुनाई देगी, वरना साफ नहीं सुनाई देगी। किंतु ग्रेफाइट, इसमें भी एक्सेप्शन है, किंतु ग्रेफाइट नमक अधातु में ध्वनि उत्पाद की क्षमता होती है, समझे, तो इसको भी ध्यान में रखना हो। चलो अब आगे देख लेते हैं। तो हाँ बच्चों, तो अब आगे देखने से पहले हम एक बता देते हैं कि ये जो नोट्स है, इसको मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा, तभी आगे का लेक्चर और बनाने में मेरे को अच्छा लगेगा। तो देखो आगे देख लेते हैं। धातु के रासायनिक गुण देख लेते हैं। धातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया, मतलब अब पहले देखे थे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी देखे थे, मतलब कि भौतिक गुण। अब रासायनिक गुण देखते हैं, रासायनिक। इसको आगे देखते हैं। देखो, धातु का ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करके क्या बनाता है। जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, जैसे कि देखो ये धातु हुआ सोडियम, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया, सोडियम ऑक्साइड, समझे। देखें, सोडियम, पोटेशियम तथा लिथियम, और ये लिथियम काफ़ी क्रियाशील धातु है। क्रियाशील मतलब कि इसको खुले में छोड़ दोगे सोडियम को ना, तो ये आग पकड़ लेता है। बहुत जल्दी ऑक्सीजन होता है जो अपने वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है, उससे क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्रियाशील धातु होने के कारण ऑक्सीजन के साथ तेज़ी से अभिक्रिया कर लेता है। तो समझे, इसको ध्यान में रखना है। और देखो ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम के धातु जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करता है। ये जो तीन है ना, जल के साथ बहुत जल्दी से अभिक्रिया करता है, क्योंकि H2O से, O इसको जल बोलते हैं, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से जल्दी क्या अभिक्रिया करता है, ये अपना धातु सोडियम, समझे, तो इसको ध्यान में रखना। अतः इन धातुओं को अभिक्रिया से बचाने के लिए इन सभी को मिट्टी के तेल जानते हो ना, केरोसिन तेल बोला जाता है कहीं कहीं, तो मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब आगे देख लेते हैं, जैसे कि ये हुआ दूसरा नंबर देख लेते हैं, धातु का जल के साथ क्रिया। पहले देखे हैं धातु के ऑक्सीजन के साथ पहला नंबर में। अब दूसरा नंबर में देख रहे हैं किसी धातु के साथ जल के साथ, H2O के साथ। तो धातु जब जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड का निर्माण करता है और हाइड्रोजन और गैस मुक्त कर देता है। जैसे देखो ये क्या हुआ, अपना धातु हुआ, ये हुआ जल का हुआ पानी। जब ये अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा एक दूसरे में, अभिक्रिया का मतलब कि ये दोनों एक दूसरे में मिक्स हो जाता है। जैसे कि ये हुआ ग्लास हुआ, इसमें क्या किए, इसमें अपना ये भी डाल दिए, यहाँ सोडियम भी डाल दिए और जल भी डाल दिए, H2O दोनों को डाल दिए तो मिक्स हो गया। तो इसमें देखो अभी इसमें से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, ये सोडियम के OH है ना, तो ऑक्साइड इसको बोलते हैं। जिसके साथ भी OH लगा रहेगा उसको ऑक्साइड ही बोलेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड, और इसमें जल को बाहर निकाल देता है, पानी निकल जाता है, और ये अपना एक ऑक्साइड बना देता है। चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो अब धातु का संक्षारण को देखते हैं। जब लोहे से बने सामान नमी हवा
में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो लोहे पर एक भंगुर रंग की परत लोहे का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया के कारण आयरन ऑक्साइड क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाने से होता है, जिसे कि धातु का संक्षारण कहते हैं। जंग लगना भी उसको कहते हैं, संक्षारण को जंग लगना भी कहते हैं। तो कौन सा रहता है, आयरन ऑक्साइड अभिक्रिया होता है, इसलिए वो जंग लगता है। ये बात आप लोग को याद रखना है। और धातु का संक्षारण यहीं लिख देना है अगर एग्जाम में आएगा तो। धातु का अम्ल के साथ क्रिया होगा तो क्या होगा, देखो धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संबंधित धातु लवण का निर्माण करते हैं और हाइड्रोजन उसमें से निकाल देता है। जैसे कि देखो ये धातु है, ये हुआ अम्ल, तो इसमें अभिक्रिया करके ये लवण बना दिया और ये क्या निकाल दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन निकाल दिया, समझे। अब आगे देखते हैं, धातु के ऑक्साइड का अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु के ऑक्साइड मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाएगा O2। तो देखो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करके संबंधित धातु लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, जैसे कि Na2O सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या बना दिया, सॉल्ट बना दिया, जो कि लवण इसको बोलते हैं, और H2 है यहाँ पर, पानी उसमें से निकल गया, समझे। तो ये हुआ। अधातु के रासायनिक गुण अब देखते हैं। अधातु का रासायनिक और अधातु का ऑक्सीजन के साथ क्रिया देखते हैं। इसमें से ऑक्सीजन के साथ जब अधातु क्रिया करता है तो क्या बनाता है, अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं और ऊष्मा उसमें से मुक्त हो जाता है। जैसे कि कार्बन अधातु हुआ, ये ऑक्साइड से, ऑक्सीजन के ऑक्साइड से क्या किया, अब क्रिया किया, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना और उसमें से ऊष्मा निकल गया। अब देखते हो अधातुओं का धातुओं के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो अधातु का धातु के साथ अभिक्रिया करके उसका रासायनिक यौगिक का निर्माण करता है और उसमें से ऊष्मा मुक्त हो जाता है। इसमें धातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बन जाता है और ये दो विपरीत आयन जो बनते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो देखो यहाँ पर एक प्लस बन गया, एक माइनस बन गया, तो ये जो है यहाँ पर NaCl बना रहा है और पोटेशियम क्लोराइड जो है यहाँ पर मिलकर पोटेशियम क्लोराइड का लवण बना रहा है, समझे। अब यहाँ पर देखो खनिज के साथ क्या है, खनिज मिनरल क्या है, उस खनिज और मिनरल क्या है यहाँ पर हम लोग जानेंगे। तत्व या यौगिक जो पृथ्वी के भूपट्टी पर पाए जाते हैं उसे खनिज कहते हैं, जैसे कि लोहा, अभ्रक, कोयला, नमक, जस्ता आदि, ये सब क्या है, खनिज है। अयस्क देखते हैं, अयस्क क्या है, तो अयस्क जिनमें विशेष धातु तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, उसमें धातु की मात्रा ज़्यादा होगा तथा धातुओं या तत्वों को लाभकारी रूप से कम खर्च में निकाला जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। जैसे देखो उसमें धातु के मात्रा ज़्यादा होगा, प्लस में वो क्या होगा कि उसमें से जो खनिज है उसमें धातु मात्रा ज़्यादा होगा तथा उसे खनिज से अच्छा से मतलब निकाला जा सकता है, कम खर्च में से धातु निकाला जा सकता है, उसी को अयस्क बोलेंगे। तो देखो ये ध्यान में रखना, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं पर सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। आगे देखो अयस्क के प्रकार, सल्फाइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, क्लोराइड अयस्क, ये सब ऑक्साइड का अयस्क का प्रकार है। अब यहाँ देखो टेबल बनाकर हम लोग समझ लेते हैं कि कपर के अयस्क कौन कौन सा आता है, कपर पैराइट, मैलेकाइट, क्यूपराइट, कॉपर ग्लास। एल्युमिनियम का देख लेते हैं, बॉक्साइट, केओलोलिनाइट, दो इसका होता है। आयरन का होता है हेमटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और आयरन पायराइट होता है। इसको आयरन वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछता है। जिंक का हुआ जिंक ब्लेडी एंड क्लेमाइन जिकाइट, इसका हुआ 3 ही हुआ, समझे ना, जिंक का। अब देखो धातु का निष्कर्षण देखते हैं कि धातु को कैसे निकाला जाता है अयस्क से। अयस्क में उपस्थित धातु की मात्रा शुद्ध मात्रा में नहीं पाई जाती है, इसलिए अयस्क से विभिन्न तरीकों से धातुओं को अलग करना पड़ता है। अयस्क से धातु की शुद्ध मात्रा अलग करने और प्राप्त करने की प्रक्रिया को निष्कर्षण कहते हैं। जैसे देखो जो अपना अयस्क है उसमें से हम लोग जब धातु निकालते हैं, अयस्क में से हम लोग धातु निकालते हैं तो उसी
कौन कौन सा विधि से निकालते हैं, और उसी को जब निकालते हैं उसी को निष्कर्षण बोलते हैं। धातु का निष्कर्षण आयस्क से निकाला जाता है, उसको मेटलर्जी भी बोलते हैं। ये मेटलर्जी का चैप्टर भी है आगे, हायर क्लास में जाओगे तो मेटलर्जी का चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अभिक्रियाशील के आधार पर हम धातुओं को 3 वर्गों में बांटा है, निम्न अभिक्रियाशील धातु, मध्य अभिक्रियाशील धातु एंड उच्च अभिक्रियाशील धातु। देखो यहाँ हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि कौन सा अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है। उच्च अभिक्रियाशील धातु में देखो इसका गति धातु का विद्युत अपघटन किया जाता है, तब जाकर वहाँ शुद्ध धातु मिल जाता है। और यहाँ देखो मध्य अभिक्रियाशील धातु में क्या किया जाता है, इसको एक कार्बोनेट अयस्क और उसमें सल्फाइड अयस्क को निष्पादन और भर्जन के माध्यम से किया जाता है, तो उसमें से धातु का ऑक्साइड मिलता है। देन उसके बाद क्या किया जाता है, धातु को अपचयन और धातु का शोधन किया जाता है, समझे। अब देखो यहाँ पर निम्न जो अभिक्रियाशील धातु है उसको सल्फाइड अयस्क, उसके बाद भर्जन, उसके बाद धातु मिल जाता है, उसके बाद परिष्करण किया जाता है। तो इस फ्लो चार्ट को याद रखना, अगर एग्जाम में लिख देते हो तो अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, अयस्कों का शुद्धिकरण। गैंग, इसमें गैंग किसको बोला जाता है, देखो पृथ्वी के खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई प्रकार की अशुद्धियाँ भी पाई जाती है, उसी को हम लोग गैंग कहते हैं, अशुद्धियाँ को ही गैंग कहते हैं। और देखो धातु के निष्कर्षण से पहले अयस्क को अशुद्धियों से हटाना आवश्यकता होता है। इसको ये वाला पॉइंट याद रखना कि धातु के निष्कर्षण से पहले उसमें से अशुद्धियों को हटाना आवश्यक होता है। प्रक्रियाओं, देखो आप प्रक्रियाओं देखेंगे कि बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल गुणधर्मों पर कैसे उसको अलग किया जाता है अशुद्धियों को। अयस्क का पीसना, देखो पहले अयस्क को पहला नंबर में देखेंगे खानों, मतलब पृथ्वी के खान से जो भी होगा, खानों से प्राप्त अयस्क के बड़े बड़े टुकड़े को पहले हथौड़े से पीटकर छोटे टुकड़े में तोड़ा जाता है, फिर उसको पीसकर उसका पाउडर बनाया जाता है। तो ये याद रखना पहला पॉइंट। अब देखो दूसरा देखते हैं अयस्क का सांद्रण, इसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स बोलते हैं। अयस्क को आघाती से पृथक करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। इसमें देखो इसके कुछ विधियाँ होते हैं, जैसे कि गुरुत्वीय पृथक्करण, फैन फ्लावन विधि एंड चुंबकीय पृथक्करण। तो पहले गुरुत्वीय विधि देख लेते हैं, पृथक्करण विधि। वह भौतिक विधि जिसमें पदार्थों को उनके घनत्व के अंतर के आधार पर गुरुत्वाकर्षण बल से अलग किया जाता है। किसे किया जाता है उसको पहले देखो, इसमें 2 पॉइंट ध्यान में रखना है, ये घनत्व डेंसिटी उसमें आधार पर उसको, और गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से उसको अलग किया जाता है। जैसे रेत सोने के कणों को पानी में घनत्व के अनुसार अलग अलग करना होता है। अब देखो फैन प्लावन विधि देखते हैं, इसको झाग भी बोलते हैं। इस विधि में सल्फाइड अयस्क को उनके हाइड्रोफोबिक मतलब जल विकर्षी गुण के आधार पर फोम मतलब होता है झाग के साथ ऊपर लाया जाता है और अशुद्धियों के नीचे रह जाती है, जिससे कि अपना वो अलग हो जाता है। अशुद्धियाँ नीचे रह जाता है और जो अपना रहता है अपना धातु होता है ऊपर आ जाता है। कॉपर और जिंक के सल्फाइड अयस्क से अलग होता है। आगे देखो चुंबकीय पृथक्करण को देख लेते हैं विधि। इस विधि में चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों को चुंबक के आकर्षण बल से अलग किया जाता है। जैसे कि देख लो, एक हो गया मिट्टी हो गया, और उसी में मिट्टी में है क्या अपना ये लोहा है, तो उसको चुंबक यहाँ लाएंगे तो लोहा को खींच लेगा, अलग कर देगा, मिट्टी वहीं रह जाएगा, तो वहीं है। लोहे के अयस्क को रेत या अन्य अशुद्धियों से अलग किया जाता है। आगे देखते हैं धातु का निष्कर्षण। अब निष्कर्षण देखते हैं, इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त करने की संपूर्ण क्रिया को धातु का निष्कर्षण कहते हैं। जैसे पहला होता है निष्स्थापन। इस क्रिया में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक के नीचे उस ताप तक गर्म करते हैं, उसमें से नमी, हाइड्रोजन, जल और अवाष्पशील पदार्थ निकल जाते हैं, परंतु अयस्क पिघलने नहीं दिया जाता है। मतलब कि गर्म करते हैं तो उसमें अवाष्पित होगा, वो नीचे ही रह जाएगा, और जो वाष्पित होगा वाष्पित होकर हवा में उड़ जाएगा। और उसमें इतना हीट देंगे कि जो ये अपना धातु है
उसका गलनांक से नीचे ही देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा देंगे तो ये पिघल जाएगा, तो इसको ध्यान में रखकर तो यहीं लिख देना है। अब देखते हैं भर्जन या जारण, रोस्टिंग उसको भी बोलते हैं। सांद्रित अयस्क को अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में बिना पिघले गर्म करने की क्रिया को ही भर्जन कहा जाता है। ये भी वही है, परिवर्तनीय भट्ठी में कराई जाती है, समझे। तो इसको भी याद करना। प्रगलन या स्मेल्टिंग इसको बोलते हैं। इसको इसके बारे में भी देख लेते हैं। निस्तापन तथा भर्जन क्रिया के उपरांत प्राप्त अयस्कों को कोक तथा उचित गलनांक के साथ मिलाकर मिश्रण उच्च ताप तक गर्म करने और गलाने की क्रिया को प्रगलन कहते हैं। वत्स्या भट्ठी कराई जाती है, ये वत्स्या भट्ठी होती है, समझा इसमें। अब देखो ये गालक क्या होता है। गालक पदार्थ के अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों के साथ उच्च ताप पर क्रिया करके उन्हें सफलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थों के रूप में दूर कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जानेंगे धातुमल क्या होता है, स्लैग क्या होता है। सरलता से गलकर अलग होने वाले पदार्थ को धातुमल कहते हैं। बहुत ईजी है, इसको ध्यान में करना, याद कर लेना। अपचयन क्या होता है। अयस्क से धातु प्राप्त करने हेतु अयस्क का अपचयन कराया जाता है। अपचयन कोक, एल्युमिनियम, अमलगम या गलित लवण के वैद्युत अपघटन द्वारा इसमें किसी एक विधि को कराया जाता है। धातु का शोधन, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अयस्क में से धातु के निष्कर्षण से प्राप्त अशुद्धियाँ होती है। इसमें कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि की अशुद्धियाँ रहती है। धातु के शोधन की विधि अयस्क उसकी प्राकृतिक एवं उसमें उपस्थित अशुद्धियों की प्रकृति निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे कि वैद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइट मेथड, आसवन विधि, डिस्टिलेशन मेथड एंड स्वर्ण विधि, इसको बोलते हैं क्यूपिलेशन मेथड। आगे देखते हैं वैद्युत अपघटन विधि, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। जब किसी भी विद्युत धारा को किसी इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटन द्रव, इसको मतलब इलेक्ट्रोलाइट को बोल सकते हैं, में प्रभावित किया जाता है और वह इसके रासायनिक गुण यौगिक को उनके अवयव तोड़ देती है, इसे ही वैद्युत अपघटन विधि कहते हैं। देखो यहाँ पर एक लेंगे, ये क्या है, टैंक लेंगे उसमें, और एक कैथोड डाल देंगे रॉड, और एक एनोड का रॉड डाल देंगे, उसमें अपद्रव भी डाल देंगे। देखो ये अपद्रव है, और इसमें अम्लीकृत कर देंगे थोड़ा, और कॉपर सल्फेट का विलयन भी इसमें डाल देंगे। देखो तो जब इसमें से विद्युत प्रवाहित करेंगे तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर CO2 क्या होगा, सॉरी कॉपर 2+ का आयन रिलीज होगा दोनों एनोड से, समझे। तो इसको बना देना है, बस इसका एक फिगर बना देना है, वैद्युत अपघटन लिख के इसका जो डायग्राम है इसको बना दोगे, अच्छा नंबर मिल जाएगा। अब आगे देखो भट्ठिया या फर्नेस क्या होती है। भट्ठिया वह यंत्र है या स्थान होता है जिसमें बहुत अधिक ताप उत्पन्न किया जाता है ताकि धातुओं को गलाया गर्म किया जा सकते। भट्ठिया में धातु गलाया जाता है, यहाँ बहुत ज़्यादा ताप उत्पन्न किया जाता है, उसी को फर्नेस बोलते हैं। देखो कुछ प्रकार होता है भट्ठी का, उसको हम देख लेते हैं। परिवर्तनीय भट्ठी क्या होता है। यह ऐसी भट्ठी है जिसमें से ईंधन की ज्वाला गर्म गैस धातु ऊपर से होकर गुजरती है और छत से प्रभावित होकर धातु को गर्म करती है। उपयोग तांबा, शीशा, टीन आदि धातु को गलाने की शुद्धिकरण में ये उपयोग में आता है। देखो जैसे ये है, यहाँ से ऐसे बना देना है डायग्राम, और देखो यहाँ से अपना वायु यहाँ से इंटर कर रहा है और गर्म वायु है, ईंधन यहाँ पर है, गर्म कैसे हो जा रहा है। देखो यहाँ से तो नॉर्मल ही वायु इंटर कर रहा है, यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा वो किए हैं, ईंधन जलाए हैं, तो वहाँ से वायु गर्म हो जाता है। गर्म हो कैसे जाएगा, तो यहाँ पर देखो अपना वो है, तो यहाँ से इसको भी गर्म करके पिघला देगा, और यहाँ से खाली केवल इसका भाप से ये पिघलेगा और ये ऊपर निकलेगा यहाँ से, समझे। ये चिमनी बना दिए हैं, चिमनी जैसा। तो ऐसा ही आप लोग को इमेज डायग्राम बना देना है,
अपने एग्जाम में ये लिख कर डिफिनेशन। अब देखो दूसरा देख लेते हैं, वत्स्य भट्टी ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है। यह एक ऊंची बेलनाकार भट्टी होती है जिसमें लोहे के आयस को कोक और चूना पत्थर के साथ गर्म हवा फूंककर पिघला हुआ लोहा प्राप्त किया जाता है। देखो उसको पिघला हुआ लोहा पिग आयरन बोलते हैं। मुख्य बिंदु इसमें से देख लेते हैं, मुख्य जो बातें हैं इसमें नीचे से गर्म हवा प्रवाहित की जाती है, ऊपर भाग से लोहा अयस्क कोक और चूना पत्थर डाले जाते हैं। इसका उपयोग लौह धातु को निर्माण में किया जाता है। देखो इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होगा यहाँ पर, और ये सब लिख देना है, धातु मल ये वगैरह जो भी है धातु, इसको लिख कर और ऐसे ही इमेज बना देना है। अब देखो तीसरा जान लेते हैं, बेशमर परिवर्तन। यह एक विशेष प्रकार की इस्पात बनाने की भट्टी है जिसमें से पिघले हुए कच्चे लोहे, पिग आयरन उसको बोलते हैं, कच्चे लोहे को पिग आयरन बोलते हैं, में हवा प्रवाहित करके उसमें मौजूद अशुद्धियों को जलाकर इस्पात तैयार किया जाता है। और इसके मुख्य बातें जो है इसमें कोई ईंधन नहीं डाला जाता है, हवा फूंकने से ही ताप उत्पन्न होता है। दूसरा देख लेते हैं, यह विधि तेज और किफ़ायती इस्पात निर्माण प्रक्रिया है। देखो इस्पात कैसे बनता है, देखो यहाँ ये अपना स्टैंड है और यहाँ बेकर गैस अपना निकल रहा है, बेशमर है ये, और गर्म वायु यहाँ पर है, और ऐसा ही बनाकर ऐसा लिख देना है। और गलित मेटल यहाँ पर मेंट दिया है, मेंट होता हुआ, तो ये ऐसा ही इमेज बनाकर आप लोगों को जो डायग्राम है एग्जाम में बना देना है। देखो अब आगे देख लेते हैं, मिश्रित धातु क्या होता है, उसको एलॉय बोलते हैं। मिश्रित मतलब उसमें बहुत सारे धातु का मिश्रण होता है। जब दो या दो से अधिक धातुओं को निश्चित अनुपात में मिलाकर, निश्चित अनुपात इस मेन पॉइंट इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना है, निश्चित अनुपात में मिलाकर या पिघलाया जाता है, ये धातुएं परस्पर मिल जाती हैं और कमरे के ताप पर ठंडा करने पर समंग मिश्रण बनती है। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु के समान गुण निम्नलिखित होते हैं, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। मिश्र धातु को सक्रियता अवयव धातुओं से कम होती है। मिश्र धातु अपेक्षाकृत कठोर होती है। मिश्र धातु विशिष्ट रंग अवयव धातुओं से भिन्न होता है। अवयव धातु आप लोग सोच रहे होंगे क्या है, वह धातु जो मिलकर मिश्र धातु बनाता है उसी को अवयव, जैसे कि पीतल बना है किसे, तांबा और जस्ता से पीतल बनता है, तो इसका पीतल का अवयव तांबा और जस्ता। और देखो मिश्र धातु की तन्यता अधिक धात्वर्धनीयता अवयव धातुओं से कम होता है। तो ये तन्यता बताए थे कि तन्यता पीट कर उसको क्या वायर बन जाता है, और ये पिटने से क्या बन जाता है, चादर बन जाता है। मिश्र धातु को चलकता अवयव धातुओं से भिन्न होता है। तो देखो बच्चों, कुछ मिश्र धातु अपेक्षाकृत कठोर होती है, इसको भी एक ध्यान रखना। अब देखो मिश्र धातु के संगठन और उसका कौन कौन सा मिश्र धातु किस किस से बना हुआ है। जैसे इस्पात बना हुआ है लोहा से, कार्बन से, इसमें 99.95% इसमें लोहा रहता है और 0.05% क्या रहता है, अपना कार्बन रहता है। पीतल कॉपर 80% रहता है और जिंक 20% रहता है। और स्टेनलेस स्टील जो है लोहा, उसमें 4%, क्रोमियम 18% और निकेल होता है 8%। और देखो यहाँ पर कांसा, कॉपर और टिन रहता है, जिसमें से 90% कॉपर रहता है, 10% टिन रहता है। और मैग्नीशियम इसमें से देखो एल्युमिनियम 95% और मैग्नीशियम 5% होता है। शोल्डर लेड 5% और टिन 50% और टिन 50%, दोनों 50-50% रहता है शोल्डर में। एल्युमिनियम जो होता है ब्रॉन्ज का, उसमें एल्युमिनियम रहता है 95% और कॉपर रहता है 5%। तो दोस्तों यहाँ पर अपना ये वन शॉट कंप्लीट हुआ। आप लोग को ये जो हैंड रिटन नोट्स है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों को, ताकि उन लोग को भी ये हेल्प हो सके। और लास्ट में आप लोग इतना करके जाओ, पक्का इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। और पीछे का भी हम लोग वन शॉट ला दिए थे, तो अपने चैनल पर है, जाकर देख लो उसका प्लेलिस्ट में। और आगे भी
इस तरह से वीडियो आता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ कि वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।